गाइज आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने 4 कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट करेंसी डिपॉजिट रेशो के बारे में हम ये जानेंगे कि कैसे ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। दूसरा हम मनी मल्टीप्लायर को समझेंगे कि इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर का क्या रोल है, कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये घटता है। इस पे क्वेश्चन बने हैं, हर दूसरे साल में क्वेश्चन बने हैं मनी मल्टीप्लायर पे। तीसरा कॉन्सेप्ट हम अपना मॉनेटरी एग्रीगेट्स का यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या है, किसे हम रिजर्व मनी कहते हैं, राइट, किसे हम M1, M2, M3, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको करेंसी डिपॉजिट्स रेशो और मनी मल्टीप्लायर के बारे में अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले करेंसी डिपॉजिट रेशो के बारे में। करेंसी डिपॉजिट रेशो का मतलब करेंसी रेशो डिपॉजिट, कि भैया आपकी जितनी भी करेंसी इशू की गई है, आपकी जितनी भी करेंसी इशू की गई है, उसका कितना हिस्सा आपने डिपॉजिट्स के रूप में जमा किया हुआ है बैंक में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई ने टोटल करेंसी फॉर एग्जांपल अगर 100 लाख करोड़ की आरबीआई ने टोटल करेंसी इशू की है और बैंक्स में उसका डिपॉजिट 80 लाख करोड़ है, राइट। बैंक में जो टोटल डिपॉजिट्स हैं हमारे वो 80 लाख करोड़ है, तो करेंसी डिपॉजिट रेशो आपकी कितनी हुई? 10:8, राइट। तो ये हुआ आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का आपकी मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, मनी मल्टीप्लायर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें हम अब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखो, करेंसी डिपॉजिट रेशो आपको पता चल गया कि टोटल जितनी भी करेंसी सर्कुलेट कर रही है पूरी इकोनॉमी में, राइट, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी है उसका कितना हिस्सा डिपॉजिट्स के रूप में बैंकों में जमा है, राइट। अब वो बैंकों के पास भी हो सकता है, आरबीआई के पास भी हो सकता है। इन टोटलिटी कितने करेंसी डिपॉजिट्स में फ्रीज है बैंकों के पास, फ्रीज उसे नहीं हम कहेंगे, डिपॉजिट्स के रूप में बैंकों के पास जो जमा है उनकी लायबिलिटीज के तौर पे वो कौन सा हिस्सा है, इसे हम कहेंगे करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब मनी मल्टीप्लायर को अगर आपने समझना है, आम शब्दों में अगर आपने मनी मल्टीप्लायर को समझना है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई कर रहा है। होता क्या है, आप गए बैंक के पास, आपने अपना पैसा दिया बैंक को बोला कि ये मेरा पैसा रख लो, 3% मुझे इस पे इंटरेस्ट देते रहना। अब इस बैंक ने वही पैसा आगे किसी एनबीएफसी को लैंड किया, मान लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इसने आगे वो लैंड कर दिया। इसी एनबीएफसी ने किसी आगे प्रोजेक्ट मैनेजर को ये लैंड कर दिया। समझ रहे हो, आप ही का पैसा बैंक के पास गया, बैंक ने वही पैसा एनबीएफसी को दिया, वही पैसा एनबीएफसी ने प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया, वही प्रोजेक्ट मैनेजर वही पैसा, आप ही का पैसा घूम रहा है, वही प्रोजेक्ट मैनेजर अपने लेबर पे, राइट, अपने लेबर पे वो पैसा खर्च कर रहा है। लेबर वाले ने, कुली ने आपका वही पैसा दुकानदार को दिया, वहां से कुछ चीज खरीदी, दुकानदार ने वही पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। मतलब आप ही का पैसा कितना रेंग गया, मनी आपका मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इकोनॉमी में जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई करेगा, मनी मल्टीप्लाई जितना ज्यादा इकोनॉमी में करेगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है भाई, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, डिमांड की क्रिएशन उतनी ज्यादा हो रही है, राइट। आपके पैसे से एनबीएफसी ने भी कमाया, बैंक ने भी कमाया, उनके एम्प्लॉयज को वहां से इनकम मिली होगी, राइट। उनकी इनकम राइज करने की वजह से, आप ही का पैसा है, उनकी इनकम राइज करने की वजह से उनके एम्प्लॉयज ने इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट कर दी। मतलब जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी में आपकी ग्रोथ होगी। ये हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में मनी मल्टीप्लायर। अब देखो, मनी ये मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी हम जानेंगे। M1, M2, M3 इसका फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का, उसको हम जानेंगे। अभी समझ लो कि भैया मनी मल्टीप्लायर एक्चुअल में है क्या, ये काम कैसे करता है। देखो, मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा आपकी इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्री में कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर को आप बढ़ाओगे कैसे, फिर से उस प्रोसेस में ध्यान दो। मनी मल्टीप्लायर का सबसे पहला कदम क्या था, आप बैंक के पास गए थे, आपने अपना डिपॉजिट बैंक में जमा किया था। मतलब बैंक के पास पैसा आना जरूरी है अगर आपको मनी मल्टीप्लायर बढ़ाना है।
फाइनेंशियल इंक्लूजन होना जरूरी है अगर आपको मनी मल्टीप्लायर बढ़ाना है। जितनी भी टोटल करेंसी है उसका जितना ज्यादा हिस्सा आप बैंक के पास डिपॉजिट्स के तौर पे, राइट, डिपॉजिट्स के तौर पे जमा कराओगे, उतना ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा लेंड करने के लिए, उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई कर पाएगा आगे। मतलब जितनी ज्यादा करेंसी डिपॉजिट रेशो, जितनी कम करेंसी डिपॉजिट रेशो होगी उतना ज्यादा आपका मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। करेंसी डिपॉजिट रेशो मतलब कि भैया फिजिकल करेंसी में आपका कितना पैसा है और डिपॉजिट्स में आपका कितना पैसा है, समझ रहे हो। करेंसी डिपॉजिट्स मतलब कि भैया 100 रुपए का आपका जो नोट है, कितने नोट है इकोनॉमी में 100 रुपए के, राइट। फिजिकल करेंसी के तौर पे कितना पैसा है और डिपॉजिट्स के तौर पे बैंकों के पास वो कितना हिस्सा जमा है, ये हुआ करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब इमेजिन करो अगर करेंसी ज्यादा हुई, फिजिकल करेंसी ज्यादा हुई, इसका मतलब है लोगों ने अपने पास वो पैसा रखा है, वो बैंकों के पास नहीं दे रहे हैं। बैंकों के पास अगर वो फिजिकल करेंसी देंगे तो करेंसी मार्केट में सर्कुलेशन में कम हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि उसने बैंक के पास जमा कर दी, राइट, बैंक ने वो अपने पास रख ली, राइट। तो जितनी कम आपकी इकोनॉमी में करेंसी होगी और जितने ज्यादा डिपॉजिट्स आपकी इकोनॉमी में होंगे, मनी मल्टीप्लायर उतना ग्रो करेगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ग्रो करेगा। तो अगर वो आपको स्टेटमेंट दे कि इफ अ पर्सन होल्ड्स if a person holds more and more cash in his hand, it would mean that money multiplier in the economy is decreasing। ऐसी स्टेटमेंट वो देता है लॉजिक बेस्ड, राइट। अब मनी मल्टीप्लायर का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उसको अभी जान लो। देखो मनी मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो हैं इनको हम इस तरीके से M0, M1, M2, M3 इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स को। एक M4 भी होता है, राइट। अब होता क्या है, हम इनको डिवीजन क्यों कर रहे हैं, हम बेसिकली हम डिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड हो गया, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, राइट, इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में अलग अलग होता है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा पैसा डाल दिया, इसका मतलब है फिक्स डिपॉजिट तो आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये तो विड्रॉ तभी होगा पैसा जब आपके पास मैच्योरिटी होगी। इसका मतलब एफडी में जितना ज्यादा पैसा होगा कंज्यूमर के हाथ में उतना कम पैसा होगा, राइट, कंज्यूमर के हाथ में उतना कम पैसा होगा। बॉन्ड्स में जितना ज्यादा पैसा होगा, अब बॉन्ड से पैसा तो आप तभी निकाल पाओगे जब ये मैच्योर होगा, राइट, मतलब कंज्यूमर के हाथ उतना कम पैसा होगा। लेकिन कैश में जितना ज्यादा पैसा होगा कंज्यूमर के हाथ में उतना ज्यादा परचेजिंग पावर होगी, वो सीधा मार्केट में जाएगा कैश देगा, बॉन्ड तो नहीं दे सकता ना मार्केट में। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अलग अलग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी में अलग अलग होता है। अब इसी इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स में। इन्हें हम कहते हैं M0, M1, M2, M3, M4 इस तरीके से। अब ये M0 क्या होता है, देखो इसी को हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, M0 को हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, इसी को हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, M0 मॉनेटरी बेस रिजर्व मनी। अब ये M0 क्या होता है, बिल्कुल सर ये एक ऐसा मतलब ऐसा मनी होगा, ऐसा मनी होगा जो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, राइट। आपकी जो फिजिकल करेंसी होती है, पेपर मनी, 10 रुपया का नोट, आपका जो कॉइन करेंसी हो गया, डॉलर हो गया, राइट, आरबीआई के पास, आरबीआई ने अपने पास जो डॉलर रखे हुए हैं, ये सब कुछ यहाँ M0 में आएगा, मॉनेटरी बेस में ये आएगा, राइट। ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। मतलब अगर आपके पास पेपर करेंसी है, आप सीधा मार्केट में जाओगे, वहां से परचेज करोगे कोई भी चीज, राइट। लेकिन आप बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, वो आप मार्केट में जाकर के उसके आलू नहीं ले सकते भैया, बॉन्ड आप आलू वाले को नहीं दे सकते हैं, उसको तो पेपर करेंसी ही चाहिए। तो M0 जो है ये हाईली लिक्विड होता है, M0 हाईली लिक्विड होता है। ये पेपर मनी, कॉइनेज, ये सारी चीजें M0 में आती है आपकी बेस मनी में, राइट। एक होता है M1 आपका, M0 के बाद होगा आपका M1 में आपके ये पेपर मनी के साथ साथ, कॉइन के साथ साथ आपके जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना, जो डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जिनको आप कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है बैंक में, वो एक डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट है, राइट। उससे आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कम लिक्विड हो जाता है, M1 जो है आपका थोड़ा कम लिक्विड हो जाता है M0 से। क्यों? क्योंकि पहले आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहां से आप पैसा विड्रॉ करोगे, फिर आप किसी भी मर्चेंट को वो दोगे, फिर आप वहां से सामान लोगे, मतलब लिक्विडिटी इसकी कम है, राइट, M1 की कंपैरेटिवली। अब M2 में जब आप आ जाओगे तो इसमें ये M1 की सारी चीजें हैं। M1 में क्या था,
पेपर मनी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, ये था आपका M1। ये तीनों भी इंक्लूड होगी M2 में, ये तीनों भी इंक्लूड होगी M2 में। साथ में जो आपकी जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं और जो मनी मार्केट के आपके जो शेयर्स हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होंगे, राइट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए आपने जो इन्वेस्ट किया है, राइट। जैसे आपका टी बिल हो गया, राइट, टी बिल हो गया, ये ट्रेजरी बिल्स आपके 90 डेज 91 डेज की ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं, 181 डेज की ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं, 360 डेज की ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं। मतलब एक साल से कम जिसका मैच्योरिटी पीरियड है उसे हम कहेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। तो M2 में ये सारी चीजें आ जाएगी और ये लेस लिक्विड होगा। आप समझ रहे हो, M0 से M3 की तरफ आप जैसे जैसे जा रहे हो लिक्विडिटी कम होती जा रही है। अब आता है M3, इसमें आपका M2 भी आएगा। M2 मतलब इसके नीचे का ये सारा आ रहा है। M2 वो मनी होगा जिसमें इसके नीचे का सारा आ रहा है, राइट। M3 वो मनी होगा जिसमें इसके नीचे के ये सारी चीजें आ रही हैं, प्लस इसमें आपके जो शॉर्ट टर्म रेपो रेट है, राइट, आपके जो शॉर्ट टर्म रेपो ऑपरेशन वाली जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स मतलब जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, राइट, किसी एक टर्म के लिए आपने वो डिपॉजिट करके रखा होता है, राइट, कि 8 साल बाद में अपना FD मैच्योर होके निकालूंगा, ये आपका आएगा M3 में। इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी सर, इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। और जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है, राइट, जो आपका मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है, उस मनी सप्लाई को भी यही M3 डिटरमाइन करता है, यही M3 डिटरमाइन करता है। उसमें आपका इंस्टीट्यूशनल मनी भी आएगा, उसमें आपका पेपर मनी भी आएगा, मनी सप्लाई में कॉइन करेंसी भी आएगा, टर्म डिपॉजिट भी उसमें आएगा, डिमांड डिपॉजिट भी उसमें आएगा, सेविंग डिपॉजिट भी उसमें आएगा, राइट। लेकिन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स उसमें नहीं आता है, उसके लिए एक M4 करके एक और होता है, राइट। समझ रहे हो ये बात को। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है लिक्विडिटी के बेसिस पे, लिक्विडिटी के बेसिस पे। अब आपका जो मनी मल्टीप्लायर होगा, इमेजिन करो सबसे ज्यादा मनी मल्टीप्लायर कहाँ होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा मनी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ तो सिंपल पेपर मनी है, लोग अपने पास पेपर मनी कैश रखेंगे, वो कहीं लोन में थोड़ी ना दे रहे हैं। मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा था, अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक आगे लोन देगा। अब अगर जितना ज्यादा हाथ में लोगों के हाथ में पेपर मनी होगा, मनी मल्टीप्लायर तो उतना कम होता जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो पैसा बैंकों के पास है वो यहाँ पे है सर, यहाँ बैठा हुआ है वो M3 में, राइट, M3 में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपके टर्म डिपॉजिट भी आ रहे हैं, यहाँ आपके डिमांड डिपॉजिट भी आ रहे हैं, सेविंग डिपॉजिट भी आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके बैंक के पास पैसा है वो इस लेवल पे है, यहाँ पे बैठा हुआ है। जितना ज्यादा M3 होगा उतना ज्यादा आपका मनी मल्टीप्लायर होता जाएगा इकोनॉमी में, मनी उतनी ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाएगी। इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे कि हायर लिक्विडिटी कैन रिजल्ट इनटू हायर मनी मल्टीप्लायर, बिल्कुल सर ये सही है, राइट। हायर मनी सप्लाई कैन रिजल्ट इनटू हायर आप कह सकते हैं कि हायर मनी सप्लाई कैन रिजल्ट इनटू हायर यार ये राइट, हायर मनी मल्टीप्लायर, राइट। तो वो स्टेटमेंट भी आपकी सही होगी, समझ रहे हो बात को। तो जो आपका M3 है इसका फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हुआ कि जो आपका M3 है इसको डिवाइड कर दो MO से, तो जो नंबर आएगा वो आपका मनी मल्टीप्लायर होगा। मतलब आपकी इकोनॉमी में मनी उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो ये आई होप आपको ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। M1, M2, M3, M0, रिजर्व मनी, मनी मल्टीप्लायर, करेंसी डिपॉजिट रेशो, ये सारी क्या चीजें हैं और करेंसी डिपॉजिट रेशो कैसे इफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करता है। करेंसी डिपॉजिट रेशो आपके मनी मल्टीप्लायर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ अब इसको देख लेते हैं एक बार कि करेंसी डिपॉजिट रेशो इज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स which the commercial banks keep as reserves। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। करेंसी डिपॉजिट रेशो का मतलब होता है कि लोगों के पास जो करेंसी है, कैश के रूप में जो करेंसी है, उसको जब उसकी रेशो जब आप बैंक के डिपॉजिट से निकालोगे तब आपके आएगा करेंसी डिपॉजिट रेशो। ये जो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो यहाँ पे बात हो रही है, ये कैश रिजर्व रेशो की बात हो रही है, राइट।
तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाएगी। एन इंक्रीज इन CDR लीड्स टू डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जितना ज्यादा आपका मॉनेटरी बेस होगा, राइट, आपका जो MO है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, M0 जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना कम आपका मनी मल्टीप्लायर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर तो M3 पे बैठा हुआ है भाई। जितना ज्यादा बैंकों के पास डिपॉजिट होंगे उतने ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट 2 ही होगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। कमेंट में बताइएगा कैसा आपको ये पूरा जो प्रोग्राम है हमारा इकोनॉमी का वो कैसा लग रहा है, कैसे इसको और बेटर किया जा सकता है। बाय बाय, टेक।